श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज का विषय है टाइम मैनेजमेंट, समय नियोजन या समय व्यवस्थापन। समय ही बचत ही संपत्ति निर्माण क्यों है? समय की बचत संपत्ति निर्माण क्यों है? ऐसा क्यों कहा जाता है? परफेक्शन का आग्रह मानसिक बीमारी पैदा करता है, ऐसा क्यों? समय की बर्बादी कैसे बचाएं? इन सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे। समय व्यवस्थापन, टाइम मैनेजमेंट, ये आज के जमाने का बहुत ही महत्व का विषय है। स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट, ये दोनों विषय एक साथ चलते हैं। जिन लोगों ने स्ट्रेस मैनेजमेंट ये विषय नहीं सुना है, उनसे मैं विनती करूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2 आप उसको ध्यान से बार बार सुनिए और फिर टाइम मैनेजमेंट का सही माने में आप उपयोग कर पाओगे। सेविंग टाइम इज सेविंग मनी, ऐसा कहा जाता है। समय की बचत करना ही संपत्ति की बचत करना है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, यह समझ लेंगे हम। अगर हम संपत्ति की बचत करते हैं तो उसका संपत्ति का निर्माण भी होता है। कार्यकुशलता, वर्किंग एफिशिएंसी, यह जीवन का बहुत ही महत्व का हिस्सा है। आज तक के जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, किसी भी फील्ड के हो, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में, प्रोफेशन के क्षेत्र में सक्सेसफुल व्यक्ति हो, नौकरी के क्षेत्र में सक्सेसफुल व्यक्ति हो, चाहे वो सोशल फील्ड में सक्सेसफुल व्यक्ति हो, हर सक्सेसफुल व्यक्ति, जीवन में जो व्यक्ति यशस्वी होता है वो बहुत कार्यकुशल होता है। कार्यकुशल का मतलब होता है जो अपना काम तुरंत निपटाता है, एक्यूरेटली निपटाता है। ये जो तुरंत और एक्यूरेटली काम निपटाने की जो क्षमता है, उसको हम कार्यकुशलता ऐसा कहते हैं। और जो कार्यकुशल व्यक्ति होते हैं वही अपने जीवन में उच्च स्थान पाते हैं। क्योंकि मित्रों, हमारे जीवन में हमारा समय बहुत मर्यादित होता है। हम मानकर चलते हैं कि भारतीय व्यक्ति की औसतन आयु 68 ईयर्स की है। पहले 7-8 सालों पर तो अपना कोई नियंत्रण नहीं होता है। उस समय का नियोजन हम कर अपना समय बचाना चाहे तो भी बचा नहीं पाते हैं। मानकर चलते हैं कि हमारे पास 60 साल की आयु है, यानी 68 में से 60 साल हमारे हाथ में है। इसमें से करीबन आधा समय हमारे रोजमर्रा के कामों में खर्च होता है। जैसे कि हमारी नींद है, कम से कम 7 घंटा 8 घंटा हम सोते हैं। रोज के जो काम होते हैं, खाना खाना है, नाश्ता करना है, टॉयलेट जाना है, नहाना है, हम जहाँ काम करते हैं या स्कूल में पढ़ने जाते हैं या फिर कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, उसके लिए औसतन कुछ समय लगता है। ये सब मिला ले तो आप समझ ले कि हमारे दिन के 12 घंटे हमारे रोजमर्रा के काम में जाते हैं, कंपलसरी जाते हैं। यानी हमारे पास केवल 12 घंटे बचते हैं। अगर हम विचार करेंगे, हमारे 60 साल हमारे हाथ में हैं, उसमें से करीबन 30 साल तो रोजमर्रा के काम में गए, हमारे पास बचे हैं केवल 30 साल। उसमें भी पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई है, फिर कॉलेज की पढ़ाई है, और उसके बाद में अपने जीवन में जो भी हम काम करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर और कुछ करते हैं, उसका समय निकाल लीजिए तो आपके ध्यान में आएगा कि हमारे पास बहुत ही कम समय होता है। इसलिए हमारे पास जो समय है उसका इफेक्टिव उपयोग हम कैसे कर पाते हैं, इस पर हमारे जीवन की सभी चीजें डिपेंडेंट होती है। आज का जो जमाना है ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। हर व्यक्ति बड़े पैमाने पर दौड़ता है। आज किसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को भी पूछ लो तो वो कहेगा मेरे पास समय नहीं है। समय नहीं है। हर व्यक्ति समय के पीछे दौड़ता है, समय के अनुसार दौड़ता है।
और हर एक के मुंह से सुनाई देता है कि मुझे टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। ये हमारे आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का एक परिणाम है। अभी मित्रों, अगर हमारे पास समय नहीं, समय हमको दौड़ा रहा है, हम दौड़ रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत चीज है। ऐसा जीना भी बहुत गलत है। जो व्यक्ति समय के साथ दौड़ता है, समय उसको दौड़ाता है, इसलिए दौड़ते रहता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में टाइम मैनेजमेंट नहीं करता है, इसलिए समय के साथ में दौड़ते रहता है, क्योंकि समय उस पर सवार है और समय उसको दौड़ा रहा है। टाइम मैनेजमेंट का एग्जैक्टली अपोजिट मतलब है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपको समय पर सवार होना है, समय को आपके आवश्यकता के अनुसार, आपके चयन के अनुसार, आपके तत्वों के अनुसार, आपके मूल्यों के अनुसार, आपके जरूरतों के अनुसार आप उपयोग में ला रहे हो। आप समय पर सवार होते हो। इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट करना, समय का व्यवस्थापन करना। इसका फायदा क्या है? जो व्यक्ति अपने अनुसार समय को मोड़ता है, समय को अपने अनुसार उपयोग में लाता है, उस व्यक्ति के जीवन में आनंद प्राप्त होता है, समाधान भी उसे मिलता है, उसे संतुष्टि भी मिलती है, क्योंकि समय उस पर सवार नहीं है, वो समय पर सवार है। वो अपना समय कैसे खर्च करे ये तय करता है और उसके अनुसार समय को खर्च करता है। इसी को दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि हमारे जीवन में जो हम समय व्यर्थ खर्च करते हैं, अपव्यय करते हैं समय का, उसको टालना है। क्योंकि जब हम समय खर्च करते हैं, अपव्यय करते हैं, भलती जगह वो खर्च हो जाता है, तो उससे ना हमें संतुष्टि मिलती है, ना हमें समाधान मिलता है। उल्टा हमको लगता है कि हमारा समय बर्बाद हुआ या अच्छा नहीं हुआ। और इसीलिए टाइम मैनेजमेंट अगर हमारे जीवन में अमल में लाना है तो अनुशासन और कार्यकुशलता, ये दोनों चीजें हम प्राप्त कर सकेंगे। उल्टा भी कहा जा सकता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासित बनता है, कार्यकुशल बनता है, वही सही माने में अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकता है, अपने समय का व्यवस्थापन कर सकता है। और इसके जरिए हमें तृप्ति प्राप्त हो सकती है, समाधान प्राप्त हो सकता है, आनंद प्राप्त हो सकता है। क्योंकि तृप्ति, समाधान और आनंद के साथ में करीबी रिश्ता होता है अनुशासन और कार्यकुशलता का। ये सब बातें धीरे धीरे हमारे बहुत अच्छे ढंग से ध्यान में आएगी। अब अगर मेरे जीवन में मुझे समय अपने अनुसार खर्च करनी है, मैं समय को मेरी तरह से मोड़ना चाहता हूं, उपयोग में लाना चाहता हूं, खर्च करना चाहता हूं, तो मुझे अपने जीवन की दिशा निर्धारित करनी होगी, मेरे जीवन का ध्येय निश्चित करना होगा, उद्देश्य निर्धारित करना होगा। तो ही मैं सही माने में उस दिशा में समय का सही उपयोग कर पाऊंगा। सबसे पहले तो हमारे जीवन के महत्व के मूल्य होने चाहिए, जिसको हम कहते हैं एटीट्यूड्स। उसके बारे में बहुत विस्तार से एक स्वतंत्र व्याख्यान मैं आपके सामने देने वाला हूं। हम क्यों जीते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। नेचर ने हमें पैदा किया, लेकिन हम क्यों जीते हैं, सही माने में जीने का हमारा उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बहुत विस्तार से मैं बोलूंगा। लेकिन अभी इतनी बात कहूंगा कि हर व्यक्ति के जीवन का एक प्रधान मूल्य होना चाहिए, मैं हमेशा आनंदी रहूंगा, इंसानियत पूर्ण, मानवतापूर्ण जिंदगी जीऊंगा, अन्य के जीवन में भी जहां तक बन सके वहां तक आनंद बढ़ाने का प्रयास करूंगा। ये तीन मूल्य हमारे जीवन का हिस्सा होने चाहिए।
इसको हम टाल नहीं सकते। ऐसे ये मूल्य। अब मित्रों, इसके बारे में मैं बाद में विस्तार से बोलने वाला हूं, इसलिए अभी इतना ही कहता हूं। फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि मैं अपने जीवन से आनंद से रहूंगा, आनंद से जीऊंगा, इंसानियतपूर्ण मानवतापूर्ण जिंदगी जीऊंगा, और जहां तक हो सके वहां तक दूसरों के जीवन का भी आनंद बढ़ाने का प्रयास करूंगा। अब मैं जब दूसरों के जीवन का आनंद बढ़ाने का प्रयास करता हूं, तो इसका मतलब दूसरों पर मैं उपकार करता हूं, दूसरों के लिए कुछ करता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जितना, क्योंकि हम अकेले तो जिंदगी में जी नहीं सकते हैं, हमें तो लोगों के साथ में जीना ही होता है। जिन लोगों के साथ में हम जी रहे हैं, जिन लोगों के साथ में हम काम कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ में हम उठते बैठते हैं, उनके जीवन का आनंद बढ़ाने का जाने अनजाने में हम जितना प्रयास करेंगे, उतना ही हमारा जीवन अधिक आनंदमय होगा, हमें अधिक आनंद प्राप्त होगा। और इसलिए ये 3 मूल्य हमारे जीवन का हिस्सा होने चाहिए। यह मैंने पहले इसलिए कहा कि उसी के आधार पर हमको अपने जीवन के ध्येय, उद्देश्य तय करने हैं, इसलिए मैंने शुरुआत में यह बात कही। हमें पहले कागज पेन लेकर, अगर हम टाइम मैनेजमेंट अमल में लाना चाहते हैं, तो कागज पेन लेकर हमको पहले कुछ चीजें निश्चित करनी पड़ेगी, निर्धारित करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमारे जीवन के उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है, गोल क्या है, इसको हम कहते हैं लाइफ टाइम गोल्स, हमको सेट करने पड़ेंगे। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर हर व्यक्ति को जीने के लिए जीवन में आर्थिक कमाई तो करनी पड़ती है। यह आर्थिक कमाई के साथ में अपने जीवन का क्या उद्देश्य हो सकता है कि जिसमें मैं आर्थिक कमाई भी करूं और मेरा ध्येय भी बने, या फिर मेरा जो ध्येय उस दिशा में मैं चल सकूं। इसलिए प्रोफेशन हम चुनते हैं हमारे जीवन में। कुछ लोगों को लगता है मैंने डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, अध्यापक या प्राध्यापक बनना चाहिए, अभिनेता बनना चाहिए, नेता बनना चाहिए, अच्छा वक्ता बनना चाहिए, चित्रकार बनना चाहिए, गीतकार बनना चाहिए, या फिर लेखक बनना चाहिए, या फिर इससे भी बहुत बड़े अलग अलग चीजें अपने जीवन में हो सकती हैं। बड़ा दायरा है ये। इसमें से मैं क्या बनना चाहता हूं अपने जीवन में, ये हमने तय करना चाहिए। अब शायद ये व्याख्यान कुछ स्कूल के विद्यार्थी सुनते होंगे, उनको लगेगा सर अभी से मैं क्या तय करूं, अभी तो मेरे जीवन की शुरुआत है, अभी मेरी पढ़ाई पूरी होने की है। ये जरूरी नहीं है कि आप स्कूल में अभी पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, और आपने जो गोल अभी सेट किया वो बाद में बदला नहीं जा सकता है। हो सकता है आज आपकी जानकारी अधूरी हो सकता है कि आज आप उतने बड़े पैमाने पर सब चीजों में जानकारी नहीं रखते हो, इसलिए आपका गोल शायद आज जितना आप सोच रहे हो उतना व्यापक नहीं होगा, या फिर जिसको हम करेक्ट कहेंगे वो करेक्ट नहीं होगा। इसके बावजूद हमारे जीवन को दिशा प्राप्त होने के लिए गोल सेट करना जरूरी है। तो जो स्कूल के लड़के हैं, कॉलेज के लड़के हैं, वो आज गोल सेट करेंगे, बाद में शायद उनको वो बदलना पड़ेगा, तो भी आज अपने गोल हमने सेट करने चाहिए। केवल यहां तक हम सीमित नहीं रहते हैं। हमारे गोल्स में दूसरा बड़ा हिस्सा आता है परिवार का। उसके बारे में भी हमें सोचना होगा। क्यों भाई, हमको घर बनाना है। अब घर तो आप अकेले रहेंगे तो भी आपको घर बनाना पड़ेगा, लेकिन वो घर अलग ढंग का होगा। आपको शादी करनी है, अगर आपको शादी करनी है, पति से शादी करनी है या फिर पत्नी से, किसी स्त्री से शादी करनी है, तो फिर आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो। शादी करनी है, ये पहली बात हो गई। उसके साथ में दूसरी बात आएगी, मुझे बच्चे पैदा करना है। अब बच्चे पैदा करने का निर्णय तो अकेले का नहीं होता है, दोनों का होता है। इसके बावजूद आपके दिमाग में स्पष्टता चाहिए, क्योंकि अगर आपको शादी करनी है, 2 लोगों को साथ में रहना है, फिर भी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और बच्चों को अगर आपके फैमिली में स्थान देना है, उनको इस दुनिया में लाना है, तो आपकी जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती है।
इसलिए इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम सोचते हैं कि हमको फैमिली खड़ी करनी है, बच्चे भी पैदा करने हैं, तो फिर आपको अलग ढंग से सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये फैमिली की जिम्मेदारी निभाने के लिए आवश्यक है उतनी संपत्ति इकट्ठा करनी पड़ेगी, उतनी संपत्ति आपको कमानी पड़ेगी। उसके साथ में फिर बाकी चीजें आती है, मुझे कार चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, उसके बारे में भी सोच लीजिए और पेन डाउन कीजिए। तीसरे अपने जीवन का बहुत महत्व का हिस्सा होता है प्रोफेशन हो गया, परिवार के बारे में सोचना हो गया। ये परिवार के बारे में सोचते वक्त ये भी बात आएगी कि माँ बाप मेरे साथ रहेंगे, बाकी के फैमिली के लोग मेरे साथ रहेंगे, कि अलग रहने की व्यवस्था मुझे करनी है। उसके आधार पर भी काफी परिवर्तन हो गए। लेकिन तीसरी महत्व की बात है कि मेरा जो जीवन है, उस मेरे जीवन के कुछ मेरी हॉबीज होती है, मेरे जीवन के कुछ अलग उद्देश्य होते हैं। मैं अपने जीवन में कोई कौशल प्राप्त करना चाहता हूं, स्किल्स प्राप्त करना चाहता हूं, नई भाषाएं सीखना चाहता हूं, प्रोफेशन कर एक चीज में करना चाहता हूं, लेकिन लेखक भी बनना चाहता हूं, कवि भी बनना चाहता हूं, चित्रकार बनना चाहता हूं, शौक कर ये चीजें करना चाहता हूं, फोटोग्राफी करना चाहता हूं। तो ये जो तीसरा हिस्सा है, जो आपके व्यक्तित्व का बहुत महत्व का हिस्सा हो सकता है, उसके बारे में भी आपके ध्येय आप निश्चित करें। तो हमको जो लाइफ टाइम गोल्स अचीव करने हैं, वो निर्धारित करते समय 3 हिस्सों में हमें ये बातें पेन डाउन करनी है, लिखनी है कि मेरे प्रोफेशनल गोल्स क्या होंगे, परिवार के गोल्स क्या होंगे, और तीसरा मेरे व्यक्ति विकास के क्षेत्र में, मेरे व्यक्तित्व के क्षेत्र में मेरी हॉबीज हो, मेरे स्किल्स हो, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो मैं अपने जीवन में करना चाहता हूं। अब उसमें यह हो सकता है कुछ लोगों को नेचर के साथ में बड़ा लगाव होता है, वो अलग अलग जगह का नेचर देखना चाहते हैं, पूरे भारत को नजदीक से देखना चाहते हैं, उसको अनुभवना चाहते हैं, पूरे दुनिया को देखना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं। वो भी मेरे जीवन का गोल होगा। अब ये गोल तो सबको तय करने हैं, लेकिन जो ऑलरेडी प्रोफेशन में है, नौकरी में है या व्यवसाय में है, उन लोगों ने इसके साथ में अपने प्रोफेशनल स्पेसिफिक गोल्स भी सेट करने चाहिए। जैसे कि भाई मैं आगे किसी नौकरी में हूं तो मैं इस स्टेज तक पहुंचना चाहता हूं, इस ओहदे तक पहुंचना चाहता हूं, इस कंपनी का मैं मैनेजर बनना चाहता हूं, या फिर इस दैनिक का है, ये जो डेली है, इस डेली का मैं संपादक बनना चाहता हूं। जो भी है वो अपना गोल सेट कीजिए, अपने प्रोफेशनल गोल्स भी सेट कीजिए। आप अगर व्यवसाय करते हो तो इस व्यवसाय में मैं कहां तक पहुंचना चाहता हूं। अब मैं 2 कंपनियां खोलना चाहता हूं, 3 कंपनियां खोलना चाहता हूं, यह भी हो सकता है, या फिर मेरे व्यवसाय का टर्नओवर इतने करोड़ तक होना चाहिए, यह भी हो सकता है, उसको भी सेट कीजिए। लेकिन एक इन्होंने सेट करना है जो ऑलरेडी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं। जो लोग अभी तक को प्रोफेशन में नहीं है, उन्होंने पहले जो मैंने कहा वो केवल एक लाइफ टाइम गोल सेट करना है। उसके 3 हिस्से मैंने आपसे बातचीत की। एक बार आपने लाइफ टाइम गोल सेट करने के बाद में आपको शॉर्ट टर्म गोल सेट करने हैं। ये तो लाइफ टाइम के हो गए, पूरे लाइफ में मुझे ये प्राप्त करना है। पहले 5 वर्षों में मुझे क्या प्राप्त करना है। अब 5 वर्षों में जो मुझे प्राप्त करना है मेरे सामने स्पष्ट होना चाहिए। ये जो मैंने अपने जीवन के पूरे ध्येय निश्चित किए हैं, गोल्स निश्चित किए हैं, उसी में से कुछ मुझे चुनना पड़ेगा जो मैंने पहले 5 सालों में मुझे पूरा करना है। अगर मेरी पढ़ाई अधूरी है तो मुझे पढ़ाई पूरी करनी है। मुझे पढ़ाई के क्षेत्र में किसी क्षेत्र में स्किल प्राप्त करना है, उस ढंग का कोर्स करना है, तो वो भी मेरा गोल हो सकता है, 5 सालों में मुझे प्राप्त करना है। तो ये 5 सालों में जो गोल्स आपको प्राप्त करने हैं, एक कागज पर मोटे अक्षरों पर लिखिए। 5 सालों में मुझे यहां तक पहुंचना है और जिंदगी में आखिरी माह तक पहुंचना है। फिर उसमें 1 साल में कहां तक पहुंचना है,
6 माह में कहाँ तक पहुंचना है, हर 6 माह के बाद बदलते रहेगा। मैंने अचीव किया, क्या अचीव किया है वो बातों को लिखेंगे, जो अचीव नहीं कर पाया उसको अंडरलाइन करेंगे कि अभी मुझे अचीव करना है। इस ढंग से हर 6 माह के बाद में मैं अपने 1 साल के 6 माह के गोल्स को बदलते जाऊंगा और 5 साल तक मेरे गोल्स पूरी तरह से सेट होते कि नहीं, इस ढंग से 5 साल के, फिर 5 साल के, इस ढंग से अपने गोल्स निर्धारित कर कर एक कागज पर उनको पेन डाउन कर कर मैं ऐसी जगह रखूंगा कि जहां मुझे रोज दिखते रहे, कम से कम दिन में 3-4 बार 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 मुझे दिखते रहे कि मुझे यहां तक पहुंचना है, मुझे यहां तक पहुंचना है, मुझे यहां तक पहुंचना है, ताकि वो मेरे दिमाग में भी रजिस्टर्ड होते रहे और वो मेरा प्रेरणा स्रोत भी बने। तो इस ढंग से हमको तैयारी करनी पड़ेगी। और आपके जीवन में आप जो भी काम करते हो, वो काम के बाद में आपने अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि मैंने जो ये काम किया है तो मैं कहां तक आगे बढ़ रहा हूं। कम से कम जो गोल्स मैंने सेट किए हैं उस दिशा में प्रयास कर रहा हूं, उस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। अगर आपके सवाल का जवाब ना आता है तो इसका मतलब ऐसा है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, गलत जगह पर खर्च कर रहे हो। क्योंकि आपने जो गोल सेट किए हैं, तीनों प्रकार के गोल, एक प्रोफेशनल गोल, दूसरा पारिवारिक गोल और तीसरा आपके जो भी हॉबीज है, व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र के गोल, ये तीनों में से अगर आप कहीं बढ़ नहीं रहे हो तो इसका मतलब ऐसा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है कि जिसमें आप टाइम खर्च कर रहे हो वो आपको रोकना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं एक कदम आगे बढ़ रहा हूं, हाँ मैं ध्येय की ओर जा रहा हूं, तो आप सही जगह पर अपना समय खर्च कर रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो, ये उसका मतलब होता। अब ये समझने के लिए हम जो अपने जीवन में काम करते हैं उन कामों को समझना होगा। इस क्षेत्र के जो विद्वान लोग हैं, रिसर्च करने वाले लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हमारे जीवन में जो भी हम काम करते हैं उनको 5 हिस्सों में बांटा है। ये 5 प्रकार के काम होते हैं, ऐसा माना गया है। अब पहला काम का जो प्रकार है उसको हम कहते हैं इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, जो बहुत महत्व का है और अभी अभी करना है, अर्जेंट है, उसको डेडलाइन है, इसलिए हम उसको टाल नहीं सकते। अब जो आम इंसान है, चाहे वो थोड़ा सा आलसी हो, बहुत ज्यादा कार्यकुशल नहीं हो, लेकिन जिंदगी में ठीक ठाक कर लेता है, ऐसा ठीक ठाक करने वाला हर इंसान हमेशा इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट काम कर लेता है और इसीलिए उसको ठीक ठाक कहते हैं। क्योंकि ये अर्जेंट होने के कारण उसको डेडलाइन होती है। डेडलाइन होने के कारण वो काम हमें करने ही होते हैं, नहीं तो डायरेक्टली उसके नुकसान हमको उठाने पड़ते हैं, क्योंकि ये काम तो इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है। अब जैसा कि लास्ट डेट है कुछ चीजों की, इलेक्ट्रिक का लाइट बिल है, उसकी लास्ट डेट ये है, तब तक अगर हमने बिल नहीं भरा तो उसके बाद में उसका दंड बढ़ जाता है। इतना ही नहीं तो कुछ दिनों बाद में आपकी लाइन कट हो सकती है। मोबाइल का बिल है, वक्त पर भरना चाहिए, नहीं भरा तो कभी कभी लाइन कट कर देते हैं, फिर आप फोन नहीं कर पाते हो। इनकम टैक्स का है, डेट तय होती है, इसके पहले आपने अगर इनकम टैक्स नहीं भरा है तो फिर आपको तकलीफ होती है। तो इस ढंग की जो चीजें हैं वो हम हमेशा लास्ट टाइम में दौड़ धूप कर कर पूरी तरह करना चाहते हैं। अभी दांत दुखना है, आपके दांतों में काफी दिनों से पेन हो रहा है, आज जाएंगे डॉक्टर के पास, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, लेकिन अभी इतनी तकलीफ शुरू हो गई कि आपको बिल्कुल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेकर आपको जाना ही पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, इसके बावजूद आप जाकर दवाखाने में बैठ जाते हो, क्योंकि आपको इतनी तकलीफ हो रही है कि आप अभी अपॉइंटमेंट के लिए रुक नहीं सकते हो। आपके कार के इंजन में आवाज आ रहा है,
आवाज आ रहा है, आपके ध्यान में है कि कुछ तो भी गड़बड़ी है, ठीक है, आज बताऊंगा, कल बताऊंगा, मैकेनिक के पास ले जाऊंगा, कार जगह पर रुक जाती है, उसके बाद में हमारे ध्यान में आता है कि अरे हमने वक्त पर ध्यान नहीं दिया। कल भाषण की डेट है, अभी कल तो तय नहीं हुई है, काफी दिन पहले तय हुई है। आज करूंगा, कल तैयारी करूंगा, परसों तैयारी करूंगा, अभी कल व्याख्यान है और आज मुझे तैयारी करनी पड़ रही है। पेपर के लिए लेख लिख कर देने का कबूल किया था, लास्ट डेट को लिखने को बैठा हूं। तो ये सभी काम अर्जेंट हो जाते हैं तब हम करते हैं, क्योंकि ये काम इंपॉर्टेंट होते हैं, करना बहुत जरूरी होता है, नहीं करते तो उसका नुकसान उठाना होता है, इसलिए हम करते हैं। लेकिन थोड़ा सा सोचिए, करीबन इसमें का हर काम अर्जेंट नहीं था। हमें लाइट का बिल कम से कम 10-15 दिन पहले मिलता है, हमारे मोबाइल के बिल की डेट हमको पहले से पता होती है कि कब एक्सपायर होने वाली है, हमको कब भरना है। हमारे इनकम टैक्स कब भरना है इसकी जानकारी हमें पहले से होती है। अब दांत दुखना और इंजन ये शायद वक्त पर आ सकते हैं, लेकिन इस वक्त तो पहले से उन्होंने कल्पना दी थी कि दांत में कुछ गड़बड़ी है, कार के इंजन में कुछ गड़बड़ी है। अगर समय रहते पहले ही ये काम मैं निपटा लेता तो ये काम कोई भी अर्जेंट नहीं बनता। इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली है, लेकिन अर्जेंट नहीं है। मेरे आलस के कारण, मेरे मिसमैनेजमेंट के कारण ये सभी काम अर्जेंट बना दिए मैंने। तो इसलिए सबसे पहले मुझे ध्यान में रखना होगा कि मेरा कोई भी काम अर्जेंट की सीमा तक ना पहुंचे। जो भी इस लिस्ट में काम होगा इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, वो केवल ऐन वक्त पर जो काम आएगा वही रहेगा। मेरे आलस के कारण, मेरे मिसमैनेजमेंट के कारण, मेरे टाइम मैनेजमेंट की मुझे अच्छी जानकारी होने के बावजूद मैं ठीक से अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मेरा कोई भी काम अर्जेंट नहीं बनना चाहिए। ये सबसे पहले हमने ध्यान में रखना चाहिए। कहने का मतलब ऐसा है कि हमारा जो पहला काम है, जैसा कि जो हमारा पहला काम है, क्या काम है हमारा पहला? अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। उसकी लिस्ट नहीं बढ़नी चाहिए, इस तरफ हमें ध्यान देना होगा। इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए हमको ध्यान देना पड़ेगा। अब मित्रों हम दूसरा काम देखेंगे। दूसरे काम को हम कहते हैं इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। जो काम बहुत महत्व का होता है, लेकिन अर्जेंट नहीं होता है, अभी करने की जरूरत नहीं होती है। ये जो दूसरे प्रकार के काम होते हैं, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, ये बहुत महत्व के काम होते हैं और यही सही मायने में टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है। हम में से मैक्सिमम लोगों के बारे में ऐसा होता है कि हम इस काम को अर्जेंसी ना होने के कारण उसको टालते रहते हैं, आज का काम कल पर ढकेलते रहते हैं। जैसे मुझे अभ्यास करना है, मैं स्टूडेंट हूं, मुझे पता है मेरी एग्जाम कब है, इसके बावजूद अभी 4 महीने हैं, अभी से क्या जल्दी है, अभी से मैं अपने स्टडी को शुरुआत नहीं करूंगा। और जब एग्जाम बहुत नजदीक आती है तब मैं शुरुआत करता हूं और फिर मैं सही मायने में अपने स्टडी को न्याय नहीं दे पाता हूं। मुझे कोई कोर्स करना है, अभी कोर्स करना है नहीं करना है ये तो मेरा चॉइस है। हाँ, मेरे दिमाग में बहुत है, मेरे उद्देश्य में है इसको पूरा करना है, ये लैंग्वेज तो मुझे सीखनी है, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा करते करते सालों निकल जाते हैं, फिर भी मैं नहीं करता हूं। मुझे कोई
अच्छा विषय पता है, उसका मेरा काफ़ी अच्छा स्टडी है, पेपर के लिए मैं आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। अब मुझे किसी संपादक ने तो कहा नहीं है कि आप आर्टिकल लिखिए, इसलिए डेडलाइन तो है नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि इस विषय पर मैं लिखूंगा तो संपादक अवश्य उसको छापेंगे अपने पेपर में। आज लिखूंगा, परसों लिखूंगा, नरसों लिखूंगा, चलते रहता है। मेरे कुछ बहुत अच्छे हॉबीज है, इस हॉबीज में जो समय मैं व्यतीत करता हूं उससे मुझे आनंद भी मिलता है, लेकिन वो स्किल्स को मैं बढ़ाना चाहता हूं, उसमें बेहतर बनना चाहता हूं। उसके लिए जो मुझे मेहनत लेनी है, आज लूंगा, कल लूंगा, परसों लूंगा, ऐसा मेरा चलता रहता है। अब जैसे ही 40 की उम्र पार होती है तो बीच बीच में मेडिकल जांच करनी चाहिए। आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। आजकल थोड़ा खाने पीने पर का ध्यान हट गया है, आहार नियोजन ठीक करना चाहिए, कुछ भी खा लेता हूं, तबीयत पर उसके परिणाम हो सकते हैं। डेली मुझे व्यायाम करना जरूरी है, वर्जिश करना चाहिए, वो करूंगा। कभी तो भी जिम ज्वाइन करूंगा, चल रहा है। पत्नी को समय देना है, वैसे तो रोज मिलते ही रहते हैं, लेकिन कभी समय निकाल कर ठीक ढंग से उसके साथ बातचीत करनी चाहिए। कुछ तो भी आजकल खटक रहा है, क्या चीज़ है वो समझ लेनी चाहिए। बच्चों को समय देना है, बच्चों के करियर के बारे में उनसे बोलना है। कोई खास चीज़ें पढ़ना है, मृत्यु पत्र, विल बनानी है। अब ये सभी चीज़ें बहुत महत्व की है, मैं जानता हूं कि बहुत महत्व की है, लेकिन मेरा एटीट्यूड ऐसा होता है, क्योंकि इसमें से कोई भी काम अर्जेंट नहीं है जिसको डेडलाइन नहीं है। आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, ऐसा करते करते मैं इन कामों को आगे आगे ढकेलते रहता हूं और ये मेरे काम अधूरे रह जाते हैं। इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, ऐसे कामों के बारे में ही सही माने में हमें टाइम मैनेजमेंट अमल में लाना होता है। यहां पर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है, हमें प्लानिंग करना होता है, दृढ़ निश्चय करना होता है और कठोरता पूर्वक नियोजन कर कर इन कामों को हमको पूरा करना होता है। समय निकालकर इन कामों को हमको निपटना होता है। अगर हम इस ढंग से करते हैं तो ही सही अंजाम हम पा सकते हैं और कार्यकुशल व्यक्ति बन सकते हैं। यहां पर हमें सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तीसरा काम का प्रकार माना जाता है अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। काम तो अर्जेंट है, इमीडिएट हमको करना है, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं किया तो भी चल सकता है। ऐसे कई काम हम अपनी जिंदगी में करते रहते हैं, क्योंकि इन कामों को डेडलाइन होती है, इसलिए हमको करने ही होते हैं। अब हमने अपने आप को सवाल पूछना चाहिए कि ये जो काम है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, इस कारण हम करते जाते हैं, तो ये सही करना जरूरी था, यह सही जरूरी है, करने चाहिए, इसके बारे में हमने विचार करना चाहिए। जैसा कि मेरा कोई एक मित्र है, एक नियतकालिक निकालता है, कभी तो भी साल में 2-4 बार वो प्रसिद्ध होता है, और उसने आग्रह से कहा कि मुझे तुम्हारा आर्टिकल इसमें चाहिए। अब वो कहता है कि 1 महीने तक आपने आर्टिकल दिया तो भी चलेगा, मैं तब हाँ कह देता हूं। बाद में उसके फोन आने शुरू होते, कल प्रेस को जा रहा है, आखिरी का दिन है, तुमको लिख के ही देना है, और फिर हम उस आर्टिकल को लिखने को बैठते हैं। अब पहली बात, ये कौन पढ़ेगा, कितने लोग पढ़ेंगे? आज तक मैं जो लिखते आया हूं लाखों लोग पढ़ते आए हैं, या लिखूंगा तो शायद 10-20 भी लोग पढ़ेंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, सैकड़ों पढ़ेंगे कि नहीं वो भी पता नहीं है। इसके बावजूद केवल मित्रता के कारण मैंने उसको हाँ कहा था, और हाँ कहा इसलिए फंस गया और मुझे लिखना है। अब मेरा एक मित्र नासिक के रोटरी का अध्यक्ष बना, उसने कहा नहीं, बिल्कुल पहला ही व्याख्यान तेरा रखना है मुझे। अब मैं पूछता हूं कितने लोगों के लिए व्याख्यान रखना है?
वो कहता हमारे रोटरी के सभी मेंबर्स आएंगे, तेरा व्याख्यान रहेगा तो सभी आएंगे, और उनके फैमिलीज को भी लाने के लिए मैं कहने वाला हूं। तो भी कितने लोग रहेंगे? हमारे रोटरीज के मेंबर्स और फैमिलीज मिलकर कम से कम 100-150 तो रहेंगे। अब मैं मुंबई में रहता हूं। अच्छा, व्याख्यान क्या है? नहीं नहीं, तू बोलेगा वो विषय, कोई भी विषय। प्रोग्राम क्या है? नहीं, उस दिन पूरे मेरा जो है उसका एक उद्घाटन है, मैं अभी भी उसका चीफ बनाऊं, और साथ में तेरा व्याख्यान होगा, और उसके बाद में खाना है। यानी यहां आपके व्याख्यान का महत्व कितना है? तो खाने के पहले एक थोड़ा सा एक व्याख्यान है। कितने लोग आने वाले हैं? मैक्सिमम 100-150 आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं 100 भी लोग आएंगे। उनकी रुचि खाने में है, उनकी रुचि आप व्याख्यान में क्या रहे हो इसमें नहीं है। अभी केवल आपका मित्र है इसलिए आप इस निमंत्रण को स्वीकारते हो। मुंबई से नासिक तक 180 किलोमीटर ड्राइविंग कर कर जाते हो, उसके लिए 3-3.5 घंटा बर्बाद करते हो ड्राइविंग में, आधे 1 घंटे का व्याख्यान देते हो जो सुनने में किसी को रुचि नहीं है, खाने में ज्यादा रुचि है। जो लोग फंक्शन में इसलिए आए हैं कि वो बताना चाहते हैं कि हम फंक्शन में आए हैं, इसलिए नहीं आए कि आपका व्याख्यान सुनने के लिए। और फिर रात को खाना खाने के बाद में आप रात भर ड्राइविंग करते वक्त वापिस आते हो। ये तो गधापन हुआ, मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं किया, ना करता। मैं सीधा कहूंगा कि रोटरी का मेरा मित्र है, भाई तेरे पास पैसा है, पैसों की कमी नहीं है, बड़े पैमाने पर प्रोग्राम आयोजित कर, कम से कम कुछ 1000 लोग आने चाहिए, तो मैं आता। कम से कम मुझे कुछ 1000 लोगों तक पहुंचने का समाधान तो मिलने दे। और तेरी क्षमता है, तेरा रोटरी का क्लब उतना खर्च कर सकता है। ऐसा कर कर ही पूरे महाराष्ट्र में मैंने रोटरी और लायंस के जरिए हजारों प्रोग्राम्स करवाए हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत क्लब के प्रोग्राम को कभी मैं नहीं गया। उनको आग्रह किया कि आप प्रोग्राम्स आयोजित करो सब लोगों के लिए, बड़े पैमाने पर लोग आने चाहिए, आप पब्लिसिटी कर सकते हो, आपके पास पैसा है, कॉन्टैक्ट्स है, सब कुछ है, इसका फायदा उठाओ और मेरे काम को भी उसका फायदा मिलने दो। तो मित्रों, मीटिंग है कोई, और आप मीटिंग में 2-3 घंटे जाकर बैठ रहे हो। पार्टी है, शादी की एनिवर्सरी है। अब मेरी समझ में नहीं आता कि शादी अकेले आपने की है जिंदगी में। नहीं, आपके लिए तो शादी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक के जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए है। आप शादी की एनिवर्सरी दोनों साथ में मना रहे हो, यहां तक बहुत ठीक है। उल्टा तो मैं कहूंगा कि सबसे बढ़िया तरीका शादी की एनिवर्सरी मनाना है ना, दोनों ने साथ में समय गुजारना। उस दिन बच्चों को भी कह देना कि आप बिल्कुल बीच में नहीं आने का, हम दोनों ही साथ में रहेंगे। लगे तो छुट्टी निकाल कर दोनों एक दूसरे के साथ में गप्पे हाँक रहे हैं, कहीं घूमने गए हैं, इसको कहेंगे सही माने में एनिवर्सरी अच्छी की है। हम कैसी एनिवर्सरी बनाते हैं, उसका फंक्शन बनाते हैं। खुद ही कई दिनों से लोगों को बुला बुला कर उनको निमंत्रण देते हैं, आग्रह करते हैं हमारे एनिवर्सरी में आओ। फिर वो आते हैं, कुछ लोग हार लेकर आते हैं, हम ही अपना मुंह आगे करते हैं, वो अपने गले में हार डालते हैं। एनिवर्सरी है हमारी, और दिन रात मेहनत कर कर हम लोगों का आगत स्वागत करने में वो सब समय उसमें बर्बाद कर देते हैं। अरे भाई, आपने क्या जिंदगी में आपकी पहली शादी है और आखिरी की शादी है जिसका इतना बड़ा सम्मान करना चाहिए? आप दोनों के लिए वो बहुत महत्व का विषय है, दोनों ने एक दूसरे के साथ में उसको मनाना चाहिए। अभी ये शादी है, पूजा है, भाई पूजा तो ये आंतरिक शांति के लिए होती है, उसमें आप सब लोगों को निमंत्रित करते हो और जाना ही चाहिए, नहीं तो भगवान गुस्सा होगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए फिर हम जाएंगे।
चाहे सत्यनारायण की पूजा हो, चाहे और कुछ हो, कोई फंक्शन हो। तो ये जो सब काम है ये अर्जेंट है, क्योंकि उसका टाइम शेड्यूल फिक्स है, इसलिए हमको वहां जाना ही पड़ता है, अगर हम मानते हैं तो। अभी हमारे जीवन में सबसे महत्व का समय हम कहां बर्बाद करते हैं? शादी में। हर रिश्तेदार के शादी में हमको जाना ही है, कंपलसरी जाना है। नहीं गए तो लोग क्या बोलेंगे, फिर हमारे घर के शादी में कौन आएंगे? मैं एक किसान का बेटा हूं और मैंने कई किसानों को शादी करते करते बर्बाद होते हुए देखा है। मेरे एक मौसा थे, बहुत बड़े जमींदार थे। उनकी खेती वर्धा रिवर के किनारे थी। ये जो नदी थी बहुत उपजाऊ थी, जमीन बहुत उपजाऊ थी। उनकी अमीरी मैंने देखी है। 5 बहनों की शादी और 4 बेटियों की शादी इसमें पूरे के पूरे बर्बाद होते हुए देखा है। फिर भी हम सुधरने को तैयार नहीं है। मेरे कई रिश्तेदार, धूप काले का जो समय होता है, गर्मियों का जो समय होता है, तब सबसे ज्यादा शादियां होती है। कम से कम 50-75 शादियां अटेंड करते हुए मैंने उनको देखा है। आजकल इतने रिश्तेदार होते हैं। पहले शादी में सब लोग इकट्ठा होते थे, बड़े पैमाने पर इकट्ठा होते थे, क्योंकि बीच बीच में मिल नहीं सकते थे, एक दूसरे के लिए मिलने के अवसर नहीं थे। इसलिए वो महत्व था कि सभी रिश्तेदार कई सालों बाद एक साथ मिलने को आ रहे हैं। क्योंकि तब बच्चे बहुत पैदा होते थे लेकिन जिंदा बहुत कम रहते थे, इसलिए शादियां भी इतनी ज्यादा नहीं होती थी। आज जितने भी बच्चे पैदा होते हैं करीबन सभी के सभी जिंदा रहते हैं, सबकी शादियां होती हैं। आजकल परिवहन और बाकी सब संसाधन उपलब्ध है, इसलिए दूर दूर तक शादी को जाना पड़ता है। और नजदीक के ही रिश्तेदारों में 50-100 शादियां होती है एक साल में, और ये सब की सब शादियां अटेंड करते लोग घूमते हैं। अब इसमें पैसा बर्बाद होता है। हमारे विदर्भ में गर्मी इतनी ज्यादा होती है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, और उस कड़कती धूप में शादी में जाने का, शादी अटेंड करने का, हजारों की तादाद में लोग आते हैं। इतनी कड़कती धूप में परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, ज्यादा पैसे खर्च कर जाना पड़ता है, तो भी आज भी ये सब प्रथाएं शुरू है। कितनी इसमें हम बर्बादी करते हैं, समय की बर्बादी, पैसों की बर्बादी। शादी का उद्देश्य क्या है? केवल लोगों को पता चले कि ये 2 व्यक्ति पति पत्नी बन चुके हैं, यही केवल उद्देश्य है, और तो कोई उद्देश्य नहीं है। ये एक साथ आज के बाद रहने वाले हैं, ये अगर कहीं साथ में दिखे तो ये पति पत्नी है, ऐसे वैसे मत आप समझिए इनको। केवल लोगों को पता चलना है, इतना ही उद्देश्य है। ऐसा होने के बावजूद हजारों लोगों को खाना खिलाना, हजारों लोगों का समय बर्बाद कर कर उस फंक्शन को अटेंड करना, उसमें पैसों की बर्बादी करना, समय की बर्बादी करना, इसकी क्या आवश्यकता है? बढ़िया तरीका नहीं हो सकता है कि एक दूसरे के गले में हार डाल दिए। कोई धार्मिक पद्धति से शादी करना चाहता है तो ठीक है, धार्मिक पद्धति से कीजिए, केवल कानूनन मत कीजिए। घर के 2-4 लोग, लड़की के घर के 2-4 लोग, 10-12 लोगों में शादी हो जाएगी, एकदम खर्चा कम हो जाएगा, और सब लोगों को व्हाट्सएप पर फोटो भेज दीजिए, सबको पता चलेगा कि इनकी शादी हो चुकी है। कल से आपको पहचानना शुरू करेंगे कि आपकी शादी हो चुकी है। लेकिन ये जो हम इसको कहेंगे कि ये अक्ल हमको नहीं आती, क्योंकि हम दूसरे की शादी में जब देखते हैं तो हमको भी लगता है हमारी भी शादी धूमधाम से होनी चाहिए,
ये धूमधाम को क्या मतलब है? इसमें कितने लोगों की बर्बादी होती है, इसके बारे में हम कभी सोचते नहीं है। मुझे जब से समझने लग गया, पहले तो हम हुंडा विरोधी आघाड़ी कर कर एक संगठन में काम करते थे, उसमें दहेज के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का प्रबोधन करने का काम करते थे। डॉक्टर रूपा कुलकर्णी हमारी नेता थी। अब इस संगठन में काम करते वक्त ये ध्यान में आ गया था कि लोग इतनी बर्बादी करते हैं इन सब चीजों में, क्योंकि बहुत सी केसेस हैंडल करनी पड़ी। तभी से मन में निश्चय हुआ था कि कोई भी दहेज वाली शादी में हम नहीं जाएंगे। उसके पहले ये निर्णय हो चुका था जयप्रकाश नारायण के संगठन में जब काम करना शुरू किया, तो बगैर दहेज वाली शादी ढूंढना बड़ा मुश्किल था। फिर धीरे धीरे ध्यान में आया कि ये शादी में इतनी बर्बादी होती है, जहां जीवन की शुरुआत होनी चाहिए वहीं बर्बादी से शुरुआत होती है। और कम से कम लड़की के पिताजी की तो बहुत बर्बादी होती है, और एवरेज पिताजी के पास में पैसे नहीं होते हैं, उनको कर्जे लेने पड़ते हैं। ये जो इज्जत का दबाव है उस कारण कर्जे लेने पड़ते हैं, और आगे उनमें से बाहर गिरना काफी लोगों के लिए असंभव हो जाता है, और उसी दलदल में फंसते जाते हैं, धंसते जाते हैं, बर्बाद होते रहते हैं। तो मैंने तय किया कि कोई भी बैंड बाजा वाली जो शादी होगी उसमें जाने का ही नहीं। तो मुझे किसी शादी में जाना ही नहीं पड़ता है, इसलिए मेरा शादी में जाने का इतना समय जिंदगी में बच जाता है कि पूछो मत। जब से मुझे समझने लग गया तब से मैंने शादी में जाना बंद कर दिया। अब मैं शादी में नहीं जाता हूं तो आप बोलेंगे फिर आपके संबंध बिगड़ते होंगे। बिल्कुल नहीं बिगड़ते, लोग समझ लेते हैं कि आने वाला नहीं है। अब मेरे कितने कार्यकर्ता हैं, हजारों की तादाद में, वो तो चाहते हैं मैं कम से कम उनके शादी में होना ही चाहिए। मैंने पहले से उनके सामने रखा था मैं नहीं आऊंगा, बात खत्म। कुछ कार्यकर्ता अड़के रहे कि नहीं आप नहीं आएंगे तो हम शादी नहीं करेंगे। मेरा एक गोवा का कार्यकर्ता था, वो मुझे हर बार कहता था आप मेरे शादी में नहीं आएंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। 3-4 साल रुका, बाद में शादी कर डाली। बोला क्यों भाई तुमने तो शादी की? क्या? बोले सर आप आते ही नहीं, आपको धमकी देने के बाद भी नहीं आते, तो आपके लिए क्या हम वैसा ही बैठा रहूं? इसलिए आप शादी में नहीं जाते हो तो इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन आपका बहुत समय बच जाता है। इसीलिए मेरे जीवन में मैं कह सकता हूं कि गए 35 सालों में मैंने जो भी प्रोग्राम के लिए डेट दी, कभी भी कोई भी मेरा प्रोग्राम आज तक किसी भी कारण से कैंसिल नहीं हुआ। इसका कारण था समय देते वक्त ही मैं विचार करता था, ना मेरे तबीयत के कारण कैंसिल हुआ, ना ऐसे कोई कारणों से मैंने कैंसिल होने दिया। तो मित्रों, अपने जीवन में हमको सीखना होगा, अगर हमको टाइम का सही मायने में उपयोग करना है तो ये जो तीसरा प्रकार का काम है, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, इन कामों से हमको समय बचाना होगा। नहीं तो जिंदगी भर हमारा सबसे ज्यादा समय इन्हीं कामों में खर्च होता है। चाहे वो शादी हो, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो पार्टीज हो, बर्थडे पार्टीज हो, शादी के एनिवर्सरीज हो, इन सब में से समय बचाना बहुत आवश्यक है। चौथा काम का प्रकार है जिसको कहते हैं नॉन अर्जेंट नाइदर इंपॉर्टेंट। ये अर्जेंट भी नहीं होता है और इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है, फिर भी उसमें हम समय बर्बाद करते हैं। यह हमारी साइकोलॉजी वर्क करती है। एक विद्यार्थी है, उसने तय किया है कि मैं 1 जनवरी से, मार्च में एग्जाम है, 1 जनवरी से रात दिन मैं अभ्यास करूंगा, स्टडी करूंगा। और फिर दिसंबर में वो पूरा समय बहुत मजा करता है, खेलता है, क्या क्या करता है, पिक्चर्स देखता है, उसको जो जो मनोरंजन के लिए आवश्यक लगता है सब करता है, क्योंकि 1 जनवरी से उसको बहुत स्टडी करना है। फिर 31 दिसंबर आती है। अब 31 दिसंबर ऐसा दिन है कि जिस दिन अगर शराब नहीं पिएंगे तो 1 जनवरी तो खुलती नहीं है, उजड़ती नहीं। उस दिन सूरज ही डूब जाता है,
शराब तो कंपलसरी होती है मैक्सिमम लोगों के लिए। तो महाशय विद्यार्थी होने के बावजूद उस दिन शराब पी लेते हैं। अब 31 दिसंबर की रात को 12 बजे 1 जनवरी का स्वागत किया, उसके बाद में शराब हुई, फिर सोना हुआ, कहाँ जल्दी उठेंगे। 1 जनवरी से उनको स्टडी करना है। 12 बजे अपने स्टडी रूम में आते हैं। अब मैं स्टडी को बैठूंगा क्योंकि आज से मुझे दिन रात स्टडी करनी है। और फिर उनके ध्यान में आता है कि उनका स्टडी रूम बहुत ही बिखरा बिखरा है, अस्त व्यस्त है। उसको ठीक किए बिन सही माने में उनको पढ़ाई करने का इंटरेस्ट नहीं आएगा, फ्रेश वातावरण रूम में नहीं रहेगा। और इसलिए आगे के 2-2.5 घंटे तक पूरे रूम की सफाई होती है, किताबें लगाना होता है, प्रैक्टिकल की कॉपियां लगाना होता है, सब ठीक से लगता है। 2.5 घंटे बाद रूम चकाचक हो जाती है, बिल्कुल प्रसन्न वातावरण बन जाता है। लेकिन महाशय इतने थके हुए हैं कि अब कहते हैं वाह कितनी मस्त प्रसन्न रूम लग रही है, अब लगता है मस्त स्टडी करना चाहिए, अब कल करूंगा, अब कल करूंगा। जो कई महीनों से तय किया है कि 1 जनवरी से मैं स्टडी शुरू कर रहा हूं, तो उसके शुरुआत में ही पूरा समय स्टडी रूम ठीक करने में हमने लगा दिया। लेख लिखना है, बहुत महत्व के विषय पर लिखना है। लिखने बैठने के पहले ध्यान में आता है कि अस्ताव्यस्त रूम है, टेबल अस्ताव्यस्त है, उसको ठीक ठाक करूं। 1.5-2 घंटे उसमें लग गए। किताबें नहीं मिल रही है, पहले किताबों को ठीक ढंग से लगाओ, क्योंकि रेफरेंस के लिए कुछ किताबें चाहिए। अंडरलाइन किया होता है इसलिए ढूंढने को समय नहीं लगता, लेकिन किताब तो मिलना चाहिए। लाइब्रेरी को जरा ठीक करो, आर्टिकल अब कल लिखेंगे। ये जो हमारे काम होते हैं, ये काम बिल्कुल गया गुजरा काम है ऐसा नहीं है, आवश्यक काम नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन इस वक्त वो आवश्यक नहीं है। इस वक्त था स्टडी को शुरुआत करना आवश्यक था, इस वक्त था लेख लिखना शुरू करना आवश्यक था, लेकिन मेरा अंतर्मन भागना चाहता है, वो स्टडी नहीं करना चाहता है, या फिर वो लेख नहीं लिखना चाहता है, इसलिए वो ऐसे काम ढूंढता है कि उससे बच पाए। ये हमारे मन का पलायन होता है, भागना होता है, ये हमारे ध्यान में नहीं आता और उसमें हमारा समय चला जाता है। तो ये चौथा प्रकार जो है, जिसको हम कहते हैं नॉर अर्जेंट नाइदर इंपॉर्टेंट, इन कामों में हमारा कोई भी काम बिल्कुल ना बिगड़े, ये हमको देखना है। 5वां कामों का प्रकार है जिसको हम कहते हैं वेस्टेड टाइम। इस कैटेगरी का नाम ही वेस्टेड टाइम है, जिसमें हम केवल अपना समय बर्बाद करते हैं। अभी गांव की स्थिति कैसी थी? पहले ऐसी स्थिति थी, मैं काफी सालों तक यूथ कॉलम चलाता था, करीबन 15 सालों तक मैंने यूथ कॉलम चलाया है। 9 साल लोकमत का, 4 साल करीबन तरुण भारत का, और 2 साल मनोहर में भी युवकों के लिए लिखता रहा। मैंने पूरे महाराष्ट्र के गांव के युवकों को देखा है। घंटों से ये पान के जो ठेले होते हैं उसके सामने खड़े रहेंगे, सिगारेट फूकते रहेंगे, गप्पे मारते रहेंगे, आने जाने वालों को निहारते रहेंगे। इसको लाइन मारना कहते हैं। इसी में बर्बाद होता था समय। आजकल युवकों का समय इसमें से बच गया। अब सबसे ज्यादा समय कहां होता है? दिन रात मोबाइल पर लगे रहते हैं। दिन रात, यानी मैं थिएटर में जब जाता हूं, मुझे आज भी थिएटर में सिनेमा देखना बहुत अच्छा लगता है, समय निकाल कर जाता हूं। हर व्यक्ति पूरे थिएटर में लाइट्स ऑफ है, सिनेमा शुरू है, और कोई ना कोई अपना मोबाइल स्टार्ट कर कुछ ना कुछ मैसेज भेज रहा है, कुछ तो भी कर रहा है। अब ये लाइट की तो तकलीफ होती है अंधेरे में,
इसका भी किसी को भान नहीं होता है। मैं कई बार कह देता हूं, भाई आपको सिनेमा देखने को क्यों आते हो यार, मोबाइल पर ही देखा करो ना। थिएटर में आने का, वहां भी ध्यान से सिनेमा नहीं देखने का, उसको भी एंजॉय नहीं करने का, रात दिन मोबाइल मोबाइल मोबाइल। ये आज के जमाने का सबसे बुरा समय बर्बाद करने का तरीका है। दूसरा एक तरीका है समय बर्बाद करने का, गप्पे हाँकना, घंटों से एक दूसरे के साथ में बातें करते बैठना, चल रही है गप्पे। अब मैं तो बचपन से देखते आया हूं, बड़े बड़े किसान, जमींदार किसान इकट्ठा आए हैं, घर में बैठे हैं, चल रही गप्पे 2-2 दिन, 3-3 दिन, बीच में ऑर्डर छूटती है, सुन भाई जरा भजिया कर लाओ, चाय पिलाओ, कॉफी पिलाओ, और गप्पे चल रही है। और गप्पों में क्या होता है, लूज टॉक, ये कैसा नालायक है, वो कैसा नालायक है, वो कैसा है, वो कैसा है, ये घंटों से मैं सुनते आया हूं, इर्द गिर्द देखते आया हूं, और उसको टालना भी सीख लिया। ये घंटों से फालतू बातें करने में, अपना समय बर्बाद करने में कोई मतलब नहीं है। लेकिन लोगों को गप्पे मारने में बहुत अच्छा लगता है, गप्पे हाँकना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी लोगों के साथ में बात करना अच्छा लगता है, तो मैंने उसको अलग स्वरूप दे दिया, क्योंकि मेरा विषय ऐसा था कि मुझे हर विषय के ज्ञान की बहुत जरूरत थी, और एक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने की मर्यादा है। अब मेरे जमाने में तो ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही कठिन था। किताब को प्राप्त करो, उस किताब को पढ़ो, पहले तो आपको जानकारी चाहिए कि ये किताब आपने पढ़नी चाहिए, ये पहले जानकारी निकालो, फिर उस किताब को प्राप्त करो, फिर उसको पढ़ो, फिर उसके पॉइंट्स निकाल कर रखो। ये लंबी प्रोसेस होती थी। जहां जरूरी है वहां तो करना ही पड़ता था, लेकिन जब अंधविश्वास के खिलाफ काम शुरू किया तो जितना भी दुनिया में नॉलेज है, सभी विषय उसके अंदर आ जाते हैं। साइंस के भी आते हैं, ह्यूमन जो हम कहते हैं ह्यूमैनिटी के, वो सभी सब्जेक्ट आते हैं, इवन कॉमर्स के सब्जेक्ट आ जाते हैं। अब इन सब विषयों का एक आदमी कितना ज्ञान प्राप्त करेगा? तो मैंने उस क्षेत्र के, जिनका इस क्षेत्र में बहुत अच्छा ज्ञान है, ऐसे लोगों के साथ में बहुत अच्छी दोस्ती निर्माण की। और जब भी मैं उस गांव में जाता था तो समय निकालता था पहले से मेरे प्रोग्राम में, और मैं पहले से उनको इन्फॉर्म कर रखता था। उन दिनों में इन्फॉर्म करना भी कठिन था, तार भेजनी पड़ती थी, ट्रंक कॉल लगने के लिए बहुत समय लगता था। एसटीडी आए तो बहुत आनंद हुआ कि तुरंत मैसेज दे सकते हैं। कौन से तो भी आधार पर, कौन सा तो भी जरिया अपना कर उनको मैसेज पहुंचाया जाता था कि मेरे पास आपके गांव में मैं आ रहा हूं, उस दिन इसी समय मेरे पास समय है, रात को हम मिलेंगे। और आज तक आपने, हमारी लास्ट मुलाकात जो 2 साल पहले हुई थी, जो जो पढ़ा है उसके बारे में सब आपसे मैं जानना चाहता हूं। और फिर खाने के टेबल पर हम बैठते थे, आगे 4 घंटे 5 घंटे चर्चा चलती थी। और फिर मेरा वो मित्र फिजिक्स का, शायद प्रोफेसर कॉलेज में, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाकू, कई विषयों पर पढ़ता है, साइंस के विषयों पर पढ़ता है, वो 5 घंटे में हमारी उस विषय पर चर्चा होती थी। आपने क्या क्या पढ़ा, कौन सी किताब में क्या है, किस लेखक ने क्या कहा। और फिर वही कहता था कि मैंने ये सब पढ़कर आपको बताया, लेकिन ये 2 किताबें जो आपने पढ़नी चाहिए, आपने खुद पढ़नी चाहिए, आवश्यक है। और वो किताबें निकाल कर भी रखता था, फिर उसको जेरोक्स मारकर वगैरह किसी तरीके से उस किताबों को पढ़ने के लिए आगे मैं ले जाता था। तो मित्रों, गप्पे हाँकना केवल समय बर्बाद करना नहीं होता है, उसको हम अगर बहुत विधायक स्वरूप से पॉजिटिवली ले और उसका उपयोग ज्ञान बढ़ाने के लिए करें तो बहुत आवश्यक चीज है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो बहुत पढ़ते हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ में बहुत चर्चा करनी चाहिए, बराबरी के व्यक्ति के साथ में चर्चा करनी चाहिए। यानी हमने जो भी पढ़ा है, जो हमें बहुत लॉजिकल लगता है, सही लगता है,
जब उसी स्तर के दूसरे व्यक्ति के साथ में उसकी चर्चा होती है तो उसमें से नुक्स निकालता है, गलतियां निकालता है, उसमें के इलॉजिकल मुद्दे निकालता है, और उस ज्ञान का एक परफेक्शन तक हम पहुंचने के लिए उसकी बहुत मदद होती है। तो ये चर्चा, डिस्कशन, गप्पे हाँकना यहां तक मर्यादित न करते हुए, केवल गप्पे न हाँकते हुए, उसको अगर हम ज्ञान में परिवर्तित करते हैं तो उसका बहुत अच्छे ढंग से अपने जीवन में उपयोग ले सकते हैं। अभी इसमें बार बार गप्पे हाँकते बैठने का, दूसरों का चरित्र हनन करने का, वो कैसा नालायक है, उसने क्या किया, हमेशा इसी के बारे में बोलने का, या फिर रात दिन टीवी देखते बैठने का, या फिर पेपर पढ़ते बैठने का, इसमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमेशा जो समय हम डाल रहे हैं उसमें से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं इसके बारे में हमने सोचना चाहिए। और आज के ज़माने में आप सोशल फील्ड पर बहुत एक्टिव हो, कितना समय उसमें दे रहे हो, सोशल मीडिया में बोल रहा हूं मैं, मोबाइल के जरिए जहां जहां आप अप्रोच हो सकते हो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये रात दिन टक टक करने में अपना कितना समय बर्बाद करना है ये हमने सोचना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए, तो ही हम अपना समय बर्बाद करना बचा पाएंगे। सीधी सी बात है कि हमने इतना समय उसमें डाल देने के बाद भी अगर हमको बुरा लगता होगा, अंदर से समाधान नहीं प्राप्त होता होगा, संतुष्टि प्राप्त नहीं होती होगी, तो इसका मतलब है आपने अपना समय बर्बाद किया। तो मित्रों, ये जो हमारे काम हैं, हमने 5 प्रकार कामों के देखे। सभी हमारे जिंदगी के काम इन 5 प्रकारों में से कोई ना कोई एक प्रकार में बैठते हैं। पहला हमने देखा इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। महत्व तो काम है ही, साथ में अर्जेंट भी है, इसलिए हमको वक्त पर वो करने ही होते हैं, कंपल्सरी है, वहां कोई दूसरा तरीका हमारे पास नहीं है। लेकिन वहां पर टाइम मैनेजमेंट का ठीक ढंग से उपयोग कर कर हर काम को हम अर्जेंट बनने से पहले निपटाना चाहिए। हमने कहने का मतलब ऐसा है कि इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट कामों की हमारी लिस्ट एकदम शॉर्ट होनी चाहिए, नेग्लिजिबल होनी चाहिए रोजमर्रा के जीवन में। इसको हम टाइम मैनेजमेंट कहेंगे। जो दूसरा कामों का प्रकार है जिसको हम कहते हैं इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट न होने के कारण ये इंपॉर्टेंट काम हम नहीं करते, वहां पर हमारे पूरे टाइम मैनेजमेंट का कौशल हमको उपयोग में लाना है। उसका हमको टाइम टेबल तैयार करना है, उन कामों को प्लान कर कर डेडलाइन देकर हमको पूरे करने हैं। सही माने में टाइम मैनेजमेंट का उपयोग हमको इन दूसरे कामों के लिए करना है, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट इन कामों के लिए। तीसरा जो कामों का प्रकार है अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। ये कामों का जो प्रकार है उसमें से कई काम ऐसे होते हैं हम टाल देने चाहिए, हमने हमारा समय बचाना चाहिए। ये केवल लोगों के आग्रह के खातिर या फिर परंपरा के खातिर इसमें हम अपना समय बहुत बर्बाद करते हैं। ये लादे हुए काम होते हैं, हमें कंपलसरी करने होते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहां से हम बहुत समय अपने जिंदगी का बचा सकते हैं, वो हमने बचाना सीखना चाहिए। चौथा प्रकार है नॉट अर्जेंट नाइदर इंपॉर्टेंट। ऐसे कामों में केवल हमारा मन भागता है, कुछ काम करना हम नहीं चाहते हैं, इसलिए हम पलायन स्वीकारते हैं। ऐसे कामों में अपना समय उस समय नहीं जाएगा, ये हम देखेंगे। और आखिरी का जो प्रकार है वेस्टेड टाइम, जिनमें घंटों से हम बर्बाद कर देते हैं, उसको तो पूरी तरह से हमको रोकना पड़ेगा। जब उन कामों का, यानी जैसे आप गप्पे हाँक रहे हो, लेकिन गप्पे हाँकने के प्रयास में आप लोगों के साथ में विचारों की आदान प्रदान हो रहा है, आपके विचार सही है नहीं है इसके बारे में परख हो रही है, आपके
दूसरों के साथ में जो चर्चा चल रही है उसमें से आपका ज्ञान बढ़ रहा है, इसको हम वेस्टेड टाइम नहीं कहेंगे। ये तो हमारे ज्ञान बढ़ाने का एक तरीका है, ऐसा कहेंगे। तो ये जो भी वेस्टेड टाइम होता होगा आपका, चाहे सोशल मीडिया पर आप पूरा समय डालते हो, सिलेक्टेड टाइम उसमें डालते हो, उसका बहुत अच्छे ढंग से उपयोग करते हो, जहां जरूरी है वहां ही आप कुछ तो भी अपने आप को व्यक्त करते हो, तो उसको मतलब है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए वहां पर भी आपने देखना चाहिए कि वेस्टेड टाइम आपका नहीं होना चाहिए। तो समय व्यवस्थापन का मतलब अभी आपके सामने आ गया। शॉर्ट में कहना है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, यानी तीसरी बार रिपीटेशन होगा। पहला जो काम का प्रकार है इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, उस प्रकार के कामों का अर्जेंसी बनने के पहले वो काम हम निपटाएं, उसकी लिस्ट बहुत छोटी हमारी होनी चाहिए। फिर तीसरा, चौथा और पांचवा काम, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, नॉर अर्जेंट नाइदर इंपॉर्टेंट एंड वेस्टेड टाइम, ये तीनों प्रकारों के कामों में हमारा समय बर्बाद नहीं होगा, ये हमने देखना चाहिए, उसके बारे में हमने दक्ष रहना चाहिए, वहां पर अपना समय कठोरतापूर्वक बचाना हमने सीखना चाहिए। फिर बचता है दूसरे प्रकार का काम, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, जिसको अर्जेंसी नहीं है इसलिए हम नहीं करते हैं, वहां पर हमारे पूरे टाइम मैनेजमेंट का कौशल हमको उपयोग में लाना होगा, वहां हमको नियोजन करना होगा, निश्चित अवधि में वो काम पूरा करना पड़ेगा, इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। अब इसलिए मित्रों हमको क्या करना पड़ेगा वो भी हम देखते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकली आपको कुछ काम करना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा शुरुआत में कि आपको कागज पेन लेकर आपके ध्येय गोल्स निश्चित करने हैं, वैसे ही यहां पर आपको अभी रोज डेली डायरी का उपयोग करना पड़ेगा। अगर आप सही मायने में टाइम मैनेजमेंट अमल में लाना चाहते हो, अपने आप को डिसिप्लिन बनाना चाहते हो, अपने आप को कार्यकुशल बनाना चाहते हो, तो यहां पर आपको अभी मेहनत लेनी पड़ेगी। और ये जो मेहनत है वो यानी डेली आपके डायरी में आपको स्पेसिफिक कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी। जैसे दैनिक टाइम टेबल बनाते वक्त आपको उसके 2 हिस्से करने पड़ेंगे। आधे हिस्से में आपको स्पेसिफिक टाइम लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो चीजें टाइम के अनुसार होनी है वहां आपके हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जैसे कि अपॉइंटमेंट्स है, अब किसी को अपॉइंटमेंट दी है तो उस समय ही आपको अपॉइंटमेंट पूरी करनी है। मीटिंग्स है, मीटिंग्स तो कई लोगों के साथ में होती है, तो इसलिए आप तो उसमें चेंज नहीं कर सकते हो। कोई प्रोग्राम्स है जिसको आपको अटेंड करना है, उसका समय है। तो ये स्पेसिफिक टाइम लिस्ट हो गई कि भाई आप दिन भर में जो आपको काम करना है, पहले रात को आपको तय करना है कि कल मुझे क्या क्या करना है। उसमें ये स्पेसिफिक टाइम लिस्ट बना डालो, जिसमें आपकी अपॉइंटमेंट्स है, मीटिंग्स है, प्रोग्राम्स है, कितने कितने बजे है ये आपको पता चल गया, कहां का है ये आपको पता चल गया, जाने के लिए कितना समय लगने वाला है ये आपको पता है। अब आपको पता चलता है कि कल मेरे पास कितना समय बचने वाला है और मैं कहां कहां हूं। ऑफिस में हूं इतने से इतने समय तक, उसमें इतनी मीटिंग्स है, इतनी अपॉइंटमेंट्स है, फिर मेरे पास इतना समय बचा है, उस समय में मैं क्या करूंगा। अब जो भी काम ऐसे ऑफिस से रिलेटेड हो चाहे घर से रिलेटेड हो, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट जो भी काम होंगे वो मेरे प्रायोरिटी में आएंगे। इसको हम कहते हैं टू डू लिस्ट। ये टू डू लिस्ट में स्पेसिफिक टाइम लिस्ट है और दूसरी लिस्ट है जनरल है। उसमें पहला हिस्सा आएगा अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट कामों का। लेकिन अगर मैं ठीक ढंग से टाइम टेबल अमल में लाता हूं, मैनेजमेंट ठीक ढंग से करता हो, तो ये लिस्ट मेरी बहुत कम रहेगी, एक आध दूसरा ही काम रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। और फिर इसमें इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, जिनके लिए कोई टाइम डेडलाइन नहीं है, ऐसे काम जो कभी भी किए जा सकते हैं, ऐसे कामों को मैं सिलेक्ट करूंगा कि मेरे पास कल 5 घंटे बचते हैं,
इन 5 घंटों में मुझे ये काम या 1 या 2 काम मुझे पूरे करने हैं, और उसको ठीक ढंग से मैं प्लान करूंगा, किससे कितने बजे तक काम करूंगा, मेरा लंच टाइम कब होगा, उसके बाद मैं कब करूंगा, ये पूरी तरह से मेरा टाइम टेबल मैं बनाऊंगा। अब ये टाइम टेबल जो मेरा दिन भर का बनेगा वो केवल मेरे ऑफिस का नहीं बनेगा। मैं व्यवसाय करता हूं तो केवल मेरे व्यवसाय तक मर्यादित नहीं होगा, उसमें फैमिली का टाइम टेबल बनेगा, यानी मेरे अनुसार कि मैं कितना समय फैमिली के साथ गुजारने वाला हूं। पत्नी को कहीं ले जाना है, उसके साथ कहीं जाना है, बच्चों के साथ में कुछ देना है समय, मेरा मित्र परिवार है, सर्कल है, उसके लिए मुझे कुछ समय देना है, मेरा सोशल फील्ड है, उसको मैं बहुत प्राधान्य देता हूँ, वहाँ भी मैं जाता हूँ तो वहाँ मुझे समय देना है। ये सभी बातें उसमें आएगी। मेरा ऑफिस होगा, मेरा व्यवसाय होगा, मेरी फैमिली होगी, मेरा सोशल सर्कल होगा, ये सब के लिए इसमें जो मुझे मेरे पास समय उपलब्ध है उसमें कौन सा समय कहाँ दूं, ये बराबर मैं अपने टाइम टेबल में लिखूंगा पहली रात को। दूसरे दिन फिर से परसों का काम लिखने के पहले आज जो मैंने अपना टाइम टेबल बनाया था वो कहां तक मैंने पूरा किया, इसका मूल्यांकन करूंगा। हर काम के लिए जो इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट काम होते हैं उस काम के लिए मैंने डेडलाइन तय की थी, ये काम 2 घंटे में पूरा होना चाहिए। मेरा हुआ क्या 2 घंटे में पूरा, इसका भी मूल्यांकन होगा। जो मैंने टाइम टेबल तय किया था कल रात में, उस टाइम टेबल के अनुसार मैं आज काम कर पाया क्या, इसका मैं मूल्यांकन करूंगा। मूल्यांकन करते समय अगर मेरे ध्यान में आया कि नहीं मैं कर नहीं पाया हूं, उसके पीछे का कारण मैं ढूंढूंगा। कारण मेरे तुरंत ध्यान में आएगा, क्योंकि चॉकआउट करने वाला भी मैं हूं, अमल में लाने वाला भी मैं हूं। मैंने बहुत ही ज्यादा एकदम से फुर्सत न होने वाला शेड्यूल तैयार किया जो प्रैक्टिकली संभव नहीं था, और इसलिए एक काम में से दूसरा काम में घुसते गया और समय को मैं ठीक ढंग से मैनेज नहीं कर पाया। तो मेरे ध्यान में आएगा कि मेरा टाइम टेबल जो मैंने कल रात को तय किया था वो करेक्ट नहीं था, उसमें सुधार लाना चाहिए। इतने काम नहीं कर सकता हूं मैं इतने समय में, तो मैंने ज्यादा ही काम करने का तय किया था, ये गलत तरीका था, तो मैं अपने आप को सुधारूंगा। हो सकता है कि कल मैंने तय किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम मुझे करना है, लेकिन उसका डेडलाइन नहीं था। मैंने अपनी डेडलाइन फिक्स की थी कि जब भी सुबह मैं ऑफिस में पहुंचूंगा, जो मेरी पहली मीटिंग हो गई कि 10 से लेकर तो 12:30 तक 2.5 घंटा पूरा एक काम में मैं खर्च करने वाला हूं। और जैसे ही मैं काम को बैठता हूं तो मेरा चपरासी आता है, साहब एक आदमी आपसे मिलने आए हैं, वो कहते हैं आपके बहुत नज़दीक के दोस्त हैं, और उनको मैंने कहा कि साहब को समय नहीं है, तो फिर भी बोल रहे कि नहीं मेरा लंगोटी यार है, उसको मुझे मिलना है। आप उसको बुलाते हो, सही में वो आपका कॉलेज का मित्र है, कई सालों बाद मिल रहा है। आप उसको पूछते हो कि भाई कैसे क्या आ गए हो, एकदम से कैसे क्या आ गए हो, क्या बात है, कोई इतला नहीं, कुछ नहीं कुछ। अरे नहीं मुझे ध्यान में था कि तेरा ऑफिस यहां पर है। वो क्या हुआ, नागपुर से मैं निकला, बंबई आया, बंबई में मेरे साली जो है उसकी शादी है। अरे क्या बंबई में तुम लोगों के घर बहुत छोटे होते हैं, और वो जो लेते हो शादी के लिए वो भी एक दिन के लिए लेते हो। घर में इतना रश था कि बैठने की भी जगह नहीं थी। फिर मेरे को ध्यान में आया कि अरे तू यहीं रहता, यहीं है तेरा ऑफिस, चलो तेरे साथ गप्पे हाँकने के लिए मैं आया हूं। यानी उसके प्लानिंग में आपसे मिलना नहीं था, उसको अपने साली के घर में बैठने के लिए जगह नहीं, इसलिए वो आपके यहां बैठने के लिए आया है। यानी आपकी मुलाकात इतनी इंपॉर्टेंट उसके लिए है कि उसको समय गलाना है, इसलिए वो आपके पास आया है। लेकिन आपका बहुत पुराना मित्र है, कई सालों से मिला है, कई सालों बाद मिला है, आप भी उसके साथ मिलना चाहते हो, आपकी बहुत दिली इच्छा है उसको मिलना है, उससे गप्पे हाँकना है, कौन क्या है, कौन क्या कर रहा है, सब जानकारी लेना है। कई सालों से मिले नहीं हो पुराने मित्रों को, यहां पर आपकी सही परीक्षा है। अभी अगर आप यहां भावनाओं में बह गए तो जिंदगी भर कभी भी टाइम मैनेजमेंट आप कर नहीं पाओगे। यहां आपको कठोर होना पड़ेगा। मित्र का बिल्कुल अपमान न करते हुए आपको कहना पड़ेगा, मित्र 5 मिनट में हम कॉफी ले रहे हैं। तुरंत आप चपरासी को ऑर्डर देके कॉफी लाओ,
जल्दी लाने का, मेरे को काम को भिड़ना है। मैंने पहला सजेशन तो गया उसके साथ सामने कि काम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बैठना है। फिर आप कहोगे कि मेरे ऑफिस में मैंने कुछ अच्छी किताबें रखी है, तेरी हमारी एक केबिन है, वहाँ पर भी हमारी एक व्यक्ति नहीं आई है, वहाँ बैठो, मस्त पढ़ते बैठो। 2:30 बजे तक मैं काम करने वाला हूँ। 2:30 के बाद में मेरे पास 1 घंटे का समय, साथ में लंच करेंगे। हालांकि लंच का समय आधे घंटे का होता है, आज मैं बढ़ा लेता हूँ, तुम आए हो इतने दिनों बाद। 1 घंटा मस्त गप्पे हाकेंगे। बोलता नहीं नहीं, इतने समय मैं नहीं रुकता। ठीक है, भटक क्या 2:30 बजे, नहीं नहीं वो नहीं जमने वाला मेरे को। ठीक है, रात को मिलेंगे। नहीं नहीं, रात को एक वो शादी का फंक्शन है, मैं नहीं आ सकता। आप उसको अलग अलग चॉइस दे रहे हो। 2:30 से 3:30 बजे तक मिलेंगे, ऑफिस छूटता है मेरा 6:30 बजे, उसके बाद में मिलेंगे, रात को खाने के लिए मिलेंगे। और वो हर इसको नहीं बोल रहा है, उसको आपको मिलने से कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके साथ बातचीत करने को उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो केवल उसके पास बैठने के लिए जगह नहीं थी इसलिए यहां आया है। ये बात समझने लायक है। आप उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं कि बैठने की जगह दे रहे हो, एसी लगा हुआ है, ठीक ढंग से पढ़ो, अपना समय वहां डालो, 2:30 बजे मिलेंगे, वो उसके लिए भी तैयार नहीं। फिर आपको कठोर होना पड़ेगा। आप कह सकते हो ठीक है, आज समय नहीं निकाल पा रहा तो कल निकाल पाएगा। नहीं नहीं नहीं, कल तो वो शादी है और उसके बाद में मैं निकल जा रहा हूं, मेरे पास समय नहीं बाद में। ठीक है, मैं जब नागपुर आऊंगा तब पहले ही तुझे इन्फॉर्म करूंगा मेरे पास कौन सा समय रहेगा और हम समय निकाल कर बात करेंगे। लेकिन आपने वो 2:30 घंटे का काम आगे नहीं ढकेलना चाहिए। अगर ढकेलते हो तो जिंदगी भर आपके जीवन में आप कभी भी टाइम टेबल और टाइम मैनेजमेंट अपने जीवन में ठीक ढंग से अमल में नहीं ला पाओगे। अभी यही प्रसंग में दूसरी बात हुई है, तो फिर क्या करोगे? आप अभी बिल्कुल बैठे हो, आपका समय था 10 से 12:30 बजे तक काम करने का। 10 बजे अपने काम की शुरुआत की और 5-10 मिनट हुए आप अपने काम में शुरू हो, और एकदम से आपका चपरासी दौड़ कर आया और आपसे कहने लग गया। प्यून कहता है कि साहब, वो बाजू के ऑफिस वाले किसी को तो भी हार्ट अटैक आया है और किसी के पास कोई अभी वाहन नहीं मिल रहा है, आपके पास कार है और कार तो आप ही चला सकते हो, उसको तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाना है। उस वक्त आपके मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसके लिए मैंने समय निकाला है। इस इंसान की जिंदगी ज़्यादा महत्व की है, चाहे वो मेरे ऑफिस का नहीं है, दूसरे ऑफिस का है, मेरे अलावा भी कोई अवेलेबल नहीं है, मैं ही कार चलाकर उसको ले जा सकता हूं, तो मैंने तुरंत उसको हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम करना चाहिए। ऐसा कैसा, मेरा क्या संबंध है? मेरा उस ऑफिस से कोई संबंध नहीं है, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। और क्या ऐसे कैसे का नहीं मिलती, टैक्सी पकड़ो ले जाओ। वो कह रहा है कि टैक्सी का हम 15 मिनट से ट्राई कर रहे हैं, टैक्सी नहीं मिल रही है, उसको जल्दी पहुंचाना आवश्यक है, तो फिर आपको जाना पड़ेगा। यहां आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मेरा टाइम टेबल अभी बिखर रहा है, मैंने जो तय किया था मेरा टाइम टेबल वो बिखर रहा है, या फिर मेरा टाइम मैनेजमेंट में मैं कहीं तो भी कम गिर रहा हूं। यहां नहीं सोचना चाहिए। ऐसी अर्जेंसी जीवन में आ सकती है और उसको प्राधान्य देना ये हमारा कर्तव्य है, इंसान कर कर्तव्य है, ये हमने कभी नहीं भूलना चाहिए। इस ढंग से हम हर समय में अगर विचार करेंगे कल के काम का, उसका मूल्यांकन करते जाएंगे, तो दिन ब दिन हम बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्यूरेट बनते जाएंगे, जिसमें इतना भी ऐसा इस ढंग का आपका टाइम टेबल नहीं होगा कि जिसमें आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी और काम का अच्छा आउटपुट भी आप ले पाओगे। इसका एक सुंदर कॉम्बिनेशन आप कर पाओगे। इसको सही माने में टाइम मैनेजमेंट अमल में लाना इसको कहते हैं। अब मित्रों, मैं कुछ बातें आपके सामने रखने वाला हूं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है। एक पार्किंसंस लॉ है। पार्किंसंस लॉ किसको कहते हैं कि आपके पास में जितना समय उपलब्ध होता है उतने समय तक आपका काम पूरा करने में वो फैलते जाता है। आपके पास जितना समय उपलब्ध है और एक काम है, तो जितना समय आपके पास उपलब्ध होगा उतने समय तक वो काम फैलते जाता है। 2 घंटे का काम होगा तो भी 10 घंटे लेगा। ये
मानवीय प्रवृत्ति है, साइकोलॉजी है इंसान की। इसलिए हर काम के लिए डेडलाइन तय करना और उसी समय में उस काम को पूरा करना बहुत आवश्यक होता है। दूसरा होता है एक्सेलेंस और परफेक्शन। सबसे बड़ा डेंजर सिग्नल होता है जो टाइम टेबल अमल में लाने की कोशिश करते हैं उन लोगों के बारे में। टाइम मैनेजमेंट अमल में लाने वाले लोग धीरे धीरे केवल कार्यकुशल नहीं बनते, वो परफेक्शनिस्ट बनते जाते हैं। और परफेक्शनिस्ट बनना यह बहुत ही तकलीफदेह हो सकता है। अब जब मैंने अंधविश्वास के खिलाफ काम की शुरुआत की तो गांव गांव में जाकर मुझे व्याख्यान देना पड़ता था। 1 साल पहले से प्रोग्राम तय होते थे, हम पहले से केयर लेते थे, हर एक को कल्पना देते थे कि कार्यक्रम कितने बजे शुरू करना है, क्या है, वगैरह 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 सब देते थे। लेकिन जहां शहरों के लोगों को भी समय का इतना ये नहीं होता है तो देहात के लोगों को कैसा होगा। और मैं तो देहात में भी जा रहा हूं व्याख्यान के लिए। कई बार ऐसा होता था कि जिस व्यक्ति ने समय लिया है उसको 6 महीने पहले उसने समय लिया है, उसको समझाया गया है कि मानव साहब बराबर 8 बजे आएंगे, 8:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होनी चाहिए। नहीं वो सुबह भेजो, सुबह तो पॉसिबल नहीं है, वो दूसरा कार्यक्रम निपटकर बराबर 8:30 बजे तक आपके यहां पहुंच जाएंगे। मैं कई बार 8:30 बजे पहुंच जाता था, देखता था कि प्रोग्राम में केवल लाउडस्पीकर लगा है, वहां मस्त गाने चल रहे हैं, बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं, दरिया भी डाली नहीं है। जैसे ही मैं स्थल पर पहुंच जाता था, कई बार पहली बार ऐसा होता था कि मेरा सामान डालने के बाद में, क्योंकि बहुत सामान लेकर घूमना पड़ता था, एसटी से जाता था, बस से जाता था, सरकारी बस से, सामान वही छोड़ने के बाद में मैं दरिया डालना शुरू करता। फिर लोग दौड़ के आते, अरे कौन हो आप, क्या डाल रहे हो। फिर कोई तो भी पहचानता कि यही श्याम मानव है जिनका व्याख्यान है आज। और फिर पहले शुरुआत में मैं ये सब चीजों का वर्णन करता कि कितनी बार कहा गया है 8:30 बजे प्रोग्राम शुरू करना है, 9 बजे शार्प शुरू होना चाहिए। मैं 8:30 बजे आया तो यहां अवस्था क्या थी। ये अगर डिसिप्लिन अमल में नहीं लाएंगे, समय ऐसा बर्बाद करेंगे तो अपने देश का क्या होगा। ऐसा कर 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 लोगों को मैंने पूरे भारत के, महाराष्ट्र के लोगों को टाइम मैनेजमेंट सिखाते गया, लेकिन कभी चीड़ते नहीं गया। उसका परिणाम ऐसा होने लग गया कि जगह जगह पर लोग सुधरते गए कि मानव साहब ने इतने हजारों लोगों के सामने हमको बोल दिया था, इतना समझाने के बाद भी आपने ठीक ढंग से काम नहीं किया, तो ऐसी गलती फिर से नहीं होनी चाहिए। ये बात फैलते जाती थी, सबको पता चलती थी। पता चलने के बाद में लोग सुधरने का प्रयास करते थे और कम से कम 9 का कार्यक्रम 9:30 बजे तो ठीक ढंग से शुरू होता था। ये मैं सालों साल करते गया। मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा, पुणे का दूंगा। महाराष्ट्र साहित्य परिषद ने बुद्धि प्रामाण्यवाद इस विषय पर मेरे 2 व्याख्यान रखे। अब मुझे कहा गया कि ये व्याख्यान आपको देने हैं, तो मैं जिन्होंने भी ये व्याख्यान रखने की कोशिश की उनको कहा कि कहाँ 2 व्याख्यान रखते हो। नहीं, बोले आपका 3 घंटे का समय है, एट ए टाइम 3 घंटे तो बड़े बड़े लेखक लोग होते हैं, वो बैठ नहीं पाते, वो 1.5 घंटे का रहेगा, 1.5 घंटे का दूसरा दिन रहेगा। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत प्रेस्टिजियस प्रोग्राम माना जाता है इसको, कोई तो भी व्याख्यान माला के अंतर्गत था। अब साहित्य परिषद के हॉल में अब मुझे बहुत बड़े तादाद में लोग देखने की आदत, हजारों की, वहाँ कुछ सैकड़ों लोग बड़े मुश्किल से बैठे हैं, इधर उधर से आए हैं। अब मानव का व्याख्यान है तो लोग ज़्यादा आए थे, वो एडजस्ट नहीं हो रहे थे। 6 बजे का व्याख्यान था, मैं बराबर शार्प 6 बजे वहीं रुका था, वहीं गेस्ट हाउस होता है वहीं पर रुका था, इसलिए बराबर 6 बजे मैं नीचे उतरा। मैंने अंदर झांक के देखा, हॉल खचाखच भरा है, सब लोग बैठे हैं। साहित्य परिषद के ऑफिस में गया, अरे हॉल भरा है, चलो शुरू करेंगे। बोले नहीं नहीं, अपने गेस्ट आने के, गेस्ट यानी जो मेरे अध्यक्ष थे मेरे कार्यक्रम के, चीफ गेस्ट तो मैं था लेकिन अध्यक्ष वो थे, वो आने के। वो 6:15 बजे आए। मैंने कहा चलो, नहीं नहीं नहीं, जरा चाय पीकर जाएंगे। अब बड़े साहित्यिक है, अब क्या बोलूँ मैं छोटा लड़का उनके सामने। ये 20-25 साल पहले की बात है। हम 6:30 बजे पहुंचे। 6:30 बजे पहुंचने के बाद में आगत स्वागत हुआ और जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत होने के लिए मैं खड़ा हो गया
तो एक बूढ़े व्यक्ती खडे हो गए और जोर जोर से बोलने लगे, क्या शानव मानव साहेब, तुम्ही आम्हाला बुद्धिप्रामाण्यवाद शिकवणार? 6चा कार्यक्रम 6:45ला सुरू होतोय, तुम्ही म्हणता बुद्धिप्रामाण्यवाद आम्हाला शिकवणार. वो कहने लगे खड़े होकर कि तुम हमको बुद्धि प्रामाण्यवाद रैशनलिज्म सिखाने वाले हो. 6 बजे का कार्यक्रम है, आप 6:45 बजे आते हो और हमको बुद्धि प्रामाण्यवाद सिखाने वाले हो. तब मुझे शुरुआत ही करनी पड़ी कि आपकी बात बिल्कुल सही है. कोई भी रैशनल विचार रखने वाला आदमी 6 का कार्यक्रम 6:45 बजे उपस्थित होता है तो ये बहुत गलत बात है. लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने 6 बजे यहां झांक कर देखा था. फिर मैंने पूरी की पूरी हिस्ट्री बता दी क्या हुआ. लेकिन जो व्यक्ति मुझसे कह रहे थे उसके पहले, मैं कुछ बोलने के पहले थर थर कांपने लग गए थे और आगे 3-4 लोग खड़े हो गए थे. ये क्या तरीका है कि 6 का कार्यक्रम 6:45 बजे शुरू करते हो? बहुत बड़े व्यक्ति थे पुणे के और बड़े ओहदे पर रहे हुए सरकारी अधिकारी थे, सेक्रेटरी के ऊपर के लेवल के थे. ये बाद में मुझे पता चला. तो उनको समय की इतनी आदत थी, परफेक्शनिस्ट थे वो सहन नहीं कर पाए कि इस व्यक्ति का व्याख्यान सुनने के लिए हम इतने दूर से आए, समय निकाल कर आए, और ये व्यक्ति 6 के बजाय 6:45 को आता है. कहने की जरूरत नहीं, दूसरे दिन शार्प 6 को कार्यक्रम शुरू हुआ. ये कहने की फिर जरूरत नहीं है. तो कहने का मतलब ऐसा होता है कि परफेक्शन का अगर आप आग्रह रखते हो तो ये बहुत ही कठिन बात हो जाती है, क्योंकि लोगों पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड होती हैं. वो अगर परफेक्टली नहीं बर्ताव करेंगे तो आप क्या करोगे? फिर आपको बहुत दुख होगा, आप अस्वस्थ हो जाओगे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपकी एंग्जाइटी बढ़ेगी. अगर ये होना शुरू हो गया तो फिर तो आपके कंट्रोल के बाहर हो जाएगी चीज़. फिर क्या होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट हमने विस्तार से सीखा है, समझा है. इसलिए इस क्षेत्र में कहा जाता है कि आप एक्सेलेंस का आग्रह रखिए. हर चीज उत्तम होनी चाहिए इसका आग्रह रखिए, लेकिन परफेक्ट होनी चाहिए इसका आग्रह मत रखिए, क्योंकि आपका सब चीजों पर कंट्रोल नहीं हो सकता है. आप अपने बारे में शायद परफेक्शन का आग्रह रख सकते हो, वहां भी गलतियां हो सकती है, तब अपने आप को माफ करने की क्षमता हमें चाहिए. बढ़िया से बढ़िया काम हो, उत्तम काम हो, यह आग्रह रखो, लेकिन परफेक्शन का आग्रह मत रखो, क्योंकि परफेक्शन के आग्रह से अस्वस्थता पैदा हो सकती है, नैराश्य पैदा हो सकता है, डिप्रेशन पैदा हो सकता है, और उससे हमने बचना चाहिए. एक्सीलेंस से हमको संभव है, एक्सीलेंस संभव है, उससे हमको समाधान मिल सकता है, हम निरोगी रह सकते हैं. अब मित्रों, नियोजन तीसरा मुद्दा महत्व का है. आप जितना समय नियोजन पर खर्च करते हो, पूर्व नियोजन पर खर्च करते हो, उतना ही आपका समय बचता है. इसलिए बहुत अच्छे ढंग से आपने प्लानिंग करना चाहिए हर चीज का, और बहुत अच्छे ढंग से उस काम को पूरा करना चाहिए. प्लानिंग कर कर, प्लानिंग में आपका समय जो डालते हो समय बर्बाद नहीं होता है, उससे टोटल समय आपका बच जाता है. कम समय में बहुत बढ़िया काम आपका होता है. इसमें का चौथा पॉइंट है प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करने का कभी जिंदगी में. काम आगे धकेलने की प्रवृत्ति. आज का काल कम करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, देखा जाएगा. ये जो एटीट्यूड होता है उसको, उससे अपने आप को बचाना चाहिए. इसलिए टाइम टेबल करिए और टाइम टेबल को बहुत स्ट्रिक्ट रहिए, उसके बारे में बहुत ही आग्रही रहिए और उसी ढंग से उस काम को अमल में लाइए. जब भी कोई काम हम अधूरा छोड़ देते हैं तो उसमें अपना समय बर्बाद होता है. आधा अधूरा कभी कोई काम नहीं छोड़ने का, उसको पूरा कर कर ही छोड़ने का. हमेशा याद रखने का, कल की जो बात है, यस्टरडे इज अ कैंसल्ड चेक, टुमारो इज अ प्रोमिसरी नोट, टुडे इज अ रेडी कैश. कल क्या हुआ इसकी चिंता करते बैठना ही नहीं है. कल जाकर हमको प्रोमिसरी नोट मिलेगी, वो कल का कल देखा जाएगा. आज जो हमारे पास में रेडी कैश है, हमारे पास में टाइम है, उस टाइम का पूरी तरह से उपयोग करना और हर काम को पूरा करना, यह हमेशा हमने ध्यान में रखना चाहिए. हमेशा हम देखते हैं हमारे जीवन में कि जब भी कोई गलती हमारे जीवन में हो जाती है तो हमेशा अपने आप को कोसते रहते हैं, मेरे हाथ से ऐसी गलती होगी, ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा हुआ होता, ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा हुआ होता. ये जो अपने जीवन में इफ देन है वो निकाल डाल.
ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा हुआ होता, ये दिमाग से ही निकाल डालो। ये गलती मैं फिर से नहीं करूंगा, नेक्स्ट टाइम ऐसा बोलकर आगे चलो। जैसे नागपुर में ऐसा हुआ कि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप लेता था, उन दिनों की बात है, हमेशा कार लेकर जाता था। एक बार समय ढंग से एडजस्ट नहीं हो रहा था, इसलिए मैं कार से नहीं गया, ट्रेन से गया। फिर अभी किसी को कार मांगो तो मेरे सब डॉक्टर मित्रों के पास कार थी, लेकिन उनका काम इंपॉर्टेंट होता है, उनकी अड़चन हो जाती है, इसलिए नहीं मांगी। एक लड़के की स्कूटी लेकर मैं घूमने गया, यानी इधर से उधर नागपुर में जाने की जरूरत गिरती है। एक स्कूटर वाले ने मेरे को ठोक दिया, मेरा एंकल डिसलोकेट हुआ, 4 महीने मेरे बर्बाद हुए। मेरे डॉक्टर मित्र मिलने के लिए आए, वो कह रहे, हम कह रहे थे तेरे को पहले से एक बार कार चलाने की आदत होने के बाद में 2 व्हीलर नहीं चलाने का, हो गया ना अभी एक्सीडेंट, अभी 4 महीने बर्बाद हुए ना। मैं उनसे कह रहा था, हुआ ना डॉक्टर साहब, गलती हुई ना, ध्यान में आया ना, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, भूल जाओ इस बात को। ऐसा नहीं हुआ होता तो वैसा हुआ होता, ऐसा नहीं हुआ होता तो वैसा होता। फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं नागपुर नहीं आया होता ज़्यादा अच्छा होता, नागपुर में प्रोग्राम नहीं रखता तो ज़्यादा अच्छा होता, एक्सीडेंट ही नहीं होता। कल जाकर मैं सोचता कि नागपुर में इतने सालों तक मैं रहता नहीं तो नागपुर में प्रोग्राम नहीं डालता तो अच्छा होता। फिर कल जाकर मैं सोचता इस दुनिया में पैदा ही नहीं होता तो मेरा एक्सीडेंट ही नहीं होता। इसको कोई मतलब है क्या? कहाँ तक सोचते जाएंगे? जो हुआ सो हुआ, उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। ऐसा नहीं हुआ होता, वैसा नहीं हुआ होता, इसमें अटक के मत रहो। तो मित्रों, ये कुछ महत्व के नियम है हमारे जीवन में, हमेशा याद रखो। कोई अपराध बोध मत रखो गलतियों का, गलतियों को एक्सेप्ट करो और आगे निकल चलो। अगर हम ठीक ढंग से टाइम टेबल को अमल में लाते हैं, टाइम मैनेजमेंट हमारे जीवन में पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से अमल में लाते हैं, तो हम बहुत कार्यकुशल बन सकते हैं। और जो भी जीवन में, ये सबके लिए तो आवश्यक नहीं है। जैसे कि हम प्रोफेशनल्स हैं, विद्यार्थी है, किसान है, गृहिणी है, घर संभालने वाली, हमको क्या उपयोग है टाइम मैनेजमेंट का? सबके लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे उपयुक्त है, यह हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अब यहीं हम रुक रहे हैं। पहले ही 1 घंटा 35 मिनट हो चुके हैं इस पूरे सेशन को, इसलिए हम यहाँ रुकते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि अपने जीवन में समय हमारे पास मर्यादित है। इस मर्यादित समय का अगर हमको सही माने में उपयोग करना है तो ये समय व्यवस्थापन हमारे जीवन में हमने अमल में लाना चाहिए, बहुत इफेक्टिवली अमल में लाना चाहिए। अगर ये हम हमारे जीवन में अमल में लाते हैं तो हम दिन ब दिन कार्यकुशल बन जाते हैं और हम हमारे जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं वो बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त कर सकते हैं और फिर भी बहुत आनंदी रह सकते हैं, समाधानी रह सकते हैं, संतुष्ट रह सकते हैं। इतना टाइम मैनेजमेंट, इस विषय का महत्व है। टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट ये दोनों हाथ में हाथ डालकर चलते हैं, इसलिए उसमें जो बातें कही है वो भी इसके साथ में याद रखिएगा। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।